हेलो एवरीवन, आई एम शैली और आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कस करने के लिए आई हूँ और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल में अभी ये जो मैं फंडामेंटल राइट की सीरीज़ चला रही हूँ, अगर आपने इसके पहले किसी भी वीडियो को मिस करा है या फिर इस चैनल में किसी भी प्रकार की वीडियो को मिस करा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या है ये आर्टिकल। आर्टिकल 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की। और आप अगर इस आर्टिकल 16 को देखेंगे तो ये भाई इतना बड़ा आर्टिकल है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। और ये किसी भी आप बुक में उठा के देखेंगे तो इसका जो डिस्कशन है ना, वो भाई इतना ज़्यादा बड़ा है कि आदमी पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाता है। तो चलिए मैं आपको इसका शॉर्टकट लेकिन हाँ टू द पॉइंट जो बात करता है ये आर्टिकल, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। आर्टिकल 16 का पहला जो क्लॉज है वो बात करता है It gives equality of opportunity to all citizens for employment to office under the state। ये पहले तो बता दूं कि ये आर्टिकल जो 16 है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, आर्टिकल जब 15 पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैंने बताया कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि केवल और केवल सिटीजन्स पे ही अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि इट गिव्स इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। अगर कोई भी ऐसा एक ऑफिस है जो गवर्नमेंट के अंडर स्टैब्लिश हुआ है, तो वहाँ पे किसी भी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात करता है ये क्लॉज फर्स्ट आर्टिकल 16 का। और इसके बाद आता है क्लॉज 2, ये बताता है पांच ग्राउंड्स जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं उसमें आर्टिकल 15 में, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन इसमें 2 मोर ग्राउंड्स और ही ऐड कर दिए गए हैं, वो है डिसेंट और रेसिडेंस। तो इसके बेसिस पे भी इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हम किसी को प्रोहिबिट नहीं करेंगे, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेंट एंड रेसिडेंस। और तीसरा क्लॉज बात करता है इट प्रोवाइड्स एक्सेप्शन फॉर रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस इफ इट इज अ बैकवर्ड क्लास नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। ये बात करता है कि अगर कोई भी कोई भी ऐसा क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुआ है स्टेट सर्विसेज में, तो उनको रिजर्वेशन देने की बात करता है यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्लॉज 3 तक की पूरी आपकी कहानी है। और इसके बाद आता है हमारा क्लॉज 4 आर्टिकल 16 का, ये क्लॉज 4 जो कि बात करता है रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास एंड नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। मतलब किसी भी बैकवर्ड क्लास को जो कि जॉब्स में अगर उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है, अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। और फिर आता है हमारा आर्टिकल 16(4)(a). 16(4)(a) ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमारे आर्टिकल 16 में ये 77th अमेंडमेंट से लाया गया। और ये बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अभी केवल मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रही हूँ आर्टिकल 16 का। अभी हम ब्रॉड डिस्कशन इसके बाद करेंगे कि कैसे ही इसके पहले भी केस लॉज आए होंगे ना कुछ, और उसके बाद पूरी कहानी हुई होगी, उसके बाद कोई ना कोई अमेंडमेंट आता है, फिर जाके अमेंडमेंट के थ्रू कोई आर्टिकल में क्लॉज इंट्रोड्यूस होता है। तो ये केवल एक ओवरव्यू है, शॉर्ट ओवरव्यू। अब इसके बाद 85th अमेंडमेंट होता है इसी 4A में, और ये बात करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। बस अभी आप जान जाइए कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी नाम की एक चीज़ होती है, अभी मैं इसके आगे बताऊंगी, आपसे डिस्कसन करूंगी।
अब इसके बाद आता है आर्टिकल 16 में 4B का इंट्रोडक्शन। अब ये होता है 81st अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हमारे आर्टिकल 16 में, और ये कैरी फॉरवर्ड रूल की बात करता है, और इसने रिमूव कर दिया था 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन इन रिगार्ड, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे आर्टिकल 16 में क्लॉज 5 है जो कि बात करता है फॉर द इनकम्बेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस दीज प्रोविजंस वोंट अप्लाई। और ये बात करता है कि अगर कोई सपोज जैसे कोई महंत होते हैं जो कि एक मंदिर में होते हैं और वो सालों साल से चले आते हैं, तो वो बताया गया है कि ये प्रोविजंस वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हाँ एक जैसे हिंदू सेक्ट का कोई भी महंत है और वो पूजा करते चला आ रहा है, तो हम किसी मुस्लिम को वहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ये प्रोविजंस का एप्लीकेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 डिस्कस करता है हमसे। फिर आता है क्लॉज 6 जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 103rd अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि हमने देखा है आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 भी इसी अमेंडमेंट से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बात करता है प्रोवाइड्स रिजर्वेशन फॉर EWS, मतलब इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं उनके रिजर्वेशन की बात करता है। ये मोदी जी ने लाया है, और मोदी जी ने लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा। तो ये था एक शॉर्ट ओवरव्यू आर्टिकल 16 का। अब हम चलेंगे इसकी हिस्ट्री की ओर कि कैसे क्या स्टैब्लिश हुआ, कैसे अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे यहाँ पे क्लॉज को ऐड ऑन किया गया यहाँ पे। तो बात शुरू होती है कालेलकर कमीशन से। कालेलकर कमीशन ये फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन था, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ये इस्टेब्लिश हुआ था कमीशन अंडर आर्टिकल 340 क्लॉज 1। और इसके बाद इन्होंने मैंडेट क्या किया था कि इट हैड द मैंडेट ऑफ आइडेंटिफाइंग मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये कालेलकर कमीशन पहला कमीशन था, पहला बैकवर्ड कमीशन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। फिर दूसरा कमीशन आता है मंडल कमीशन, वो भी अंडर आर्टिकल 340 क्लॉज 1 के तहत ही इंट्रोड्यूस हुआ था, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 27% रिजर्वेशन फॉर SC/BC इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस था SC और ST के लिए, जैसे कि 22.5% था। उसके अलावा इन्होंने बोला था कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी 27% का रिजर्वेशन मिलना ज़रूरी है, इन्होंने रिकमेंड किया था। फिर इसके बाद ये जो VP सिंह हैं, इनके रिकमेंडेशंस पे ही, इसी मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस पे ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब के टाइम में, और इन्होंने 27% रिजर्वेशन OBCs को दे दिया। ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब के टाइम में, और ये 1990 की बात चल रही है, ये 1990 की बात चल रही है। अब आता है हमारे यहाँ केस का इंट्रोडक्शन। ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने आपसे इस केस के बारे में आर्टिकल 15 में भी डिस्कशन किया है, और अगर आपने आर्टिकल 15 नहीं देखा अभी तक, मतलब किसी भी आर्टिकल को अभी आपने मेरे चैनल में बताए गए किसी भी आर्टिकल को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाके देखें, क्योंकि एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से ऐसे को रिलेट करता है। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर दोष मेरा होगा कि हाँ ये अच्छा नहीं पढ़ाती। तो आप पहले उससे जाके ज़रूर देखें। तो ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में एक केस आया, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये दिया कि अगर कोई बैकवर्ड है और वो धीरे धीरे ग्रो अप करता गया, मतलब उसकी कंडीशंस अच्छी हो गई, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये होता है क्रीमी लेयर। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर दिया था। और रिजर्वेशन जो था, इसके पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया, इन्होंने रिजर्वेशन पे कैप लगा दिया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड करेगा ही नहीं। और इन्होंने ओवर रूल किया था T देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 का ये जजमेंट है, और इन्होंने डिक्लेयर किया कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है। इसमें क्या हुआ था कि कैरी फॉरवर्ड रूल को इनवैलिड बताया गया था, और इन्होंने लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिड तो बोला, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी इन्होंने
कि अप टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड 50% कैप, जो 50% वाला कैप है ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। और कैरी फॉरवर्ड रूल मैं आपको एज अ लेमैन समझाना चाहूँगी कि अगर जैसे कुछ वैकेंसीज आई SC और STs की सीट्स उसमें नहीं भरी गई तो वो वाली वैकेंसी की सीट्स आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो आगे जब फॉरवर्ड कर दी जाएंगी तो टी देवदासन का मानना था कि ये 50% का जो ये कैरी फॉरवर्ड रूल है ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये वैलिड नहीं है। तो इसमें ये बोला गया कि भाई हाँ कैरी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है सब कुछ है, लेकिन ये 50% से ज़्यादा एक्सीड फिर भी नहीं करेगा। कैरी फॉरवर्ड करने के बावजूद भी ये 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर आता है हमारा आर्टिकल 16(4)(a) का एडिशन, जो कि 77th अमेंडमेंट 1995 में हुआ था और इन्होंने नलीफाई कर दिया। जो ये इंद्र सानी वाला जजमेंट है, इन्होंने जो भी चीज़ें बोली थी उसे नलीफाई कर दिया और इन्होंने अलाउ कर दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को मना किया था और इन्होंने अलाउ कर दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इस आर्टिकल को डाल दिया। फिर आता है एंड आफ्टर ऑल इट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ कंसेक्वेंशियल सीनियोरिटी। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो गया तो ये प्रॉब्लम का क्रिएशन होता है यहाँ पे कंसेक्वेंशियल सीनियोरिटी। कंसेक्वेंशियल सीनियोरिटी जैसे कि कोई एक पर्सन A है और दूसरा पर्सन B है, ये 2005 में अपॉइंट हुए और ये 2006 में सपोज करो अपॉइंट हुए। और ये क्या हुआ कि ये सपोज करो ये जनरल कैटेगरी के हैं और ये इनको कोई रिजर्वेशन मिलता है SC और ST का, तो इनका प्रमोशन होके जब ये प्रमोट हो गए, ये जूनियर रहते हैं यहाँ पे, इनसे सीनियर ये रहते हैं A। जब इनका प्रमोशन हो गया यहाँ पे सपोज करो 2009 में इनका प्रमोशन हुआ, तो यहाँ पे 2009 में ये प्रमोट हो गए लेकिन ये प्रमोट नहीं हुए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इनसे सीनियर हो जाएंगे कुछ दिन बाद। अभी यहाँ पे ये सीनियर है, ये सीनियर हो जाएंगे, तो ये कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी की प्रॉब्लम को क्रिएट करता था। लेकिन इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जन्म होता है कैचअप रूल का। कैचअप रूल जो ये कंसेक्वेंशियल सीनियरिटी है ना, तो इसको बोला कि जो कैचअप रूल है मतलब कैचअप कर देगा। कैचअप इन द सेंस कि अगर वो प्रमोट हो जाता है, ये पर्सन जो है सपोज करो इसका प्रमोशन बाद में होता है 2010 समझ लो, इसका प्रमोशन 2010 में होता है, तो ये जैसे यहाँ पे जूनियर थे तो वैसे ही ये कैचअप कर लेंगे, मतलब ये यहाँ पे सीनियर हो जाएंगे। भले इनका प्रमोशन पहले ही हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये सीनियर यहाँ पे थे तो ये भी सीनियर यहाँ पे भी हो जाएंगे जैसे ही इनका प्रमोशन होगा। तो ये कैचअप रूल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखा, ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह और अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में देखने को मिला। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैचअप रूल को। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 के जजमेंट में इन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है इज नॉट परमिसिबल इन व्यू ऑफ कमांड ऑफ आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 में एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें करी गई है कि ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसकी एफिशिएंसी जो है ना ये सबसे सर्वोपरि होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप रिजर्वेशन दे दे के जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है उसी को बिगाड़ दो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपलिफ्टमेंट के चक्कर में आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ऐसा मानना था यहाँ पे एस विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो इन्होंने बोला कि नहीं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये परमिसिबल नहीं है, ये आर्टिकल 335 में जो बताया गया ये परमिसिबल नहीं है, ये आर्टिकल 335 के प्रिंसिपल को डेरोगेट करता है। तो इन्होंने ऐसा बोला। फिर आता है इसके बाद 3 अमेंडमेंट्स आते हैं। 3 अमेंडमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 81st अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिकल 16(4)(b) जो कि अलाउ करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और रिमूव कर दिया 50% सीलिंग। मतलब अब 50% से भी ज़्यादा आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। और फिर इसके बाद 82nd अमेंडमेंट एक्ट आता है। इन्होंने ऐड किया प्रोविजो टू आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 में जो बात करी गई है उसका जस्ट अपोजिट बता दिया गया आर्टिकल 335 में कि हाँ, आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं अगर किसी को अपलिफ्टमेंट के लिए आपको रिजर्वेशन देना है तो। इन्होंने ऐसा बोला कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो परमिसिबल नॉट परमिसिबल बताया गया था ये एस विनोद कुमार वाले जजमेंट में, तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये परमिसिबल है।
इन्होंने ऐसा बोल दिया, तो प्रोविजो डाल दिया 82nd अमेंडमेंट में। फिर उसके बाद आता है 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में, इन्होंने अमेंड किया आर्टिकल 16(4)A को और इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी और कैचअप रूल को बोला नहीं, ओके टाटा बाय बाय, खत्म। कैचअप रूल को इन्होंने खत्म कर दिया और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी मतलब कि भाई तुम यहाँ पे जूनियर थे और तुम्हारा प्रमोशन हो गया तुम्हारे ये रिजर्वेशन की वजह से, तो तुम ठीक है, तुम सीनियर हो जाओगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं कि कोई सीनियर था वो जूनियर हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। इन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी की जो प्रॉब्लम थी उसको बोला कि नहीं चलने दो। ऐसा 85th अमेंडमेंट में ये लाकर इन्होंने ऐसी चीजें कर दी। फिर इसके बाद नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है, ये बहुत ही अमेजिंग जजमेंट है, इसको याद भी करिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी तरीके के एग्जाम्स के लिए प्रेफर कर रहे हो, ये मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, किसी भी एग्जाम में ये यूजुअली पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद आता है जो ये नागराज में, इसमें 77th अमेंडमेंट, 81st, 82nd, 85th सबको यहाँ पे चैलेंज किया गया कि भाई ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कुछ राइट्स को डेरोगेट करते हैं। तो फिर इन्होंने नागराज वाले में बोला कि सारी चीजें सही है, अपहेल्ड कर दिया सारी चीजें। रिजर्वेशन इन प्रमोशन बोला सही है, कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाली जो चीजें थी वो भी सही बोल दिया, कैरी फॉरवर्ड रूल वो भी सही बोला, प्रोविजो जो ऐड किया गया था उन्होंने भी सही बोल दिया। लेकिन हेल्ड क्या किया कि आर्टिकल 16(4)A, 16(4)B ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, नो ऑटोमेटिक रिजर्वेशन इन प्रमोशन शुड बी गिवन। मतलब ऑटोमेटिक रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिल जाएगा आपको, वहां पे कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि हाँ असल में सच में देने लायक है यहाँ पे रिजर्वेशन या नहीं, वो सारे फैक्टर्स को देखकर ही यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इन्होंने 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बोला कि वो फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि वो चेक करेंगे कि ये जो क्राइटेरिया कोई ये कास्ट है यहाँ पे इसको रिजर्वेशन मिलना जरूरी है या नहीं, वो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन्होंने बोली और उस बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद ही यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मतलब यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस की रूल्स कई आ गए यहाँ पे नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। मतलब किसी भी तरीके से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे, ऐसी चीज बोली गई। जब तक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर देंगे, कुछ क्राइटेरियाज हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर देंगे, तब तक आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 16 का एक रिच कंटेंट वाला वीडियो और आपको मैं होप करती हूँ कि आपको मजा आया होगा पढ़ के। और आपने अगर इसके पहले किसी भी वीडियो को मिस करा है तो जरूर उसे जाकर देख लें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी जितने आर्टिकल्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने वाले हैं वैसे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उसको पहले जाकर देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।